हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक दार्शनिक था, यानी जॉन लॉक जो थे वह इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक दार्शनिक थे जिनका जन्म 1632 में हुआ था और जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और इनका लालन पालन अत्यंत उदार वातावरण में हुआ था और इनका पालन पोषण बहुत ही उदार वातावरण में हुआ था और इस वातावरण का उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था और उदार वातावरण में पालन पोषण होने के कारण उनके जीवन पर इस वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 1688 की गौरवमयी क्रांति के 2 वर्ष पश्चात उसने अपनी पुस्तक द टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में इस बात का प्रतिपादन किया कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना न्याय संगत था। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी और उसके 2 वर्ष बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट और इस पुस्तक में उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया था कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो हॉब्स थे उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन जॉन लॉक जो थे वह निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट यानी संसद की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना न्याय संगत मानते थे। ऐसा वह इसलिए समझते थे क्योंकि उन्होंने अपने समय में इंग्लैंड के गृह युद्ध को देखा था जिसमें उनके जो पिता थे उन्होंने राजा का विरोध किया था और पार्लियामेंट का समर्थन किया था और इसी गृह युद्ध में उनकी जो सहानुभूति थी वह पार्लियामेंट और जनप्रतिनिधियों के पक्ष की ओर थी। इसीलिए वह वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को ही स्वीकार करना न्याय संगत समझते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इस बात का समर्थन किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है, यानी जॉन लॉक जो थे वह भी राज्य की उत्पत्ति जो थी वह समझते थे कि वह सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हुई है। जिस प्रकार हॉब्स ने अपने राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से आरंभ किया था, उसी प्रकार लॉक भी अपने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन था वह मानव स्वभाव के विश्लेषण से आरंभ करते हैं। लॉक का विचार था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी लॉक यह मानते थे कि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए वह एक सामाजिक प्राणी है और उसमें सदैव ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान रहती है। यानी उनका मानना था कि समाज में रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावना विद्यमान रहती है। बल्कि जो हॉब्स थे उनका यह मानना था कि मनुष्य एक स्वार्थी, झगड़ालू तथा अहंकारी प्राणी है, लेकिन लॉक ऐसा नहीं मानते थे। मानव स्वभाव की इसी सामाजिकता के कारण
प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती है। यानी हॉब्स ने तो यह माना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह संघर्ष की अवस्था थी, लेकिन जॉन लॉक का मानना था कि मानव जो था वह समाज में रहता था और इसी सामाजिकता के कारण जो प्राकृतिक अवस्था थी उसे संघर्ष की अवस्था नहीं कह सकते। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी था। यानी जॉन लॉक यह भी मानते थे कि मनुष्य जो है वह एक विवेकशील प्राणी है और वह जो भी कार्य करता है वह अपने विवेक से करता है और वह अपने जीवन का निर्देश दैवीय कानून एवं प्राकृतिक कानून से ग्रहण करता है। यानी उसे कार्य करने के लिए जो भी निर्देश मिलते हैं या जो भी वह निर्देश ग्रहण करता है वह या तो दैवीय कानून से ग्रहण करता है या प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा बनाए गए कानूनों से ग्रहण करता है। वह अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक भी होता है। यानी वह अपना हित साधने के लिए सर्वोत्तम निर्णायक यानी कि निर्णय करने वाला होता है। आत्म संरक्षण प्राकृतिक कानून के अनुसार उचित स्वहित है। यानी अगर आत्म संरक्षण यानी अपनी रक्षा की बात की जाए तो जॉन लॉक का मानना था कि प्राकृतिक कानून के अनुसार ही उचित स्वहित है। यानी अगर हम प्राकृतिक कानून के अनुसार चलते हैं तो उसी में ही अपना हित है। आत्म संरक्षण जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकारों की मांग करता है और उनका मानना था कि जो आत्म संरक्षण है यानी अपना स्वयं का रक्षण है वह जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकारों की मांग रखता है और ऐसे स्वहितों की विवेकपूर्वक पूर्ति करते हुए मनुष्य दूसरों के साथ सहयोग, स्पर्धा, अनुबंध आदि के संबंध निर्मित करता है और इन्हीं स्वहितों को पूर्ण करने के लिए यानी अपने विवेक से उनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य जो है वह दूसरे मनुष्यों के साथ सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समझौते आदि के संबंधों को निर्मित करता है। जॉन लॉक यह भी मानते थे कि मनुष्य जो है वह शालीन, व्यवस्था प्रिय, शांति प्रिय एवं अपने ऊपर शासन करने में समर्थ होता है और मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति समान हैं और उनका यह भी मानना था कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और ना ही उनमें प्राकृतिक भिन्नता होती है और उनमें सामाजिक विषमता भी नहीं पाई जाती। मानव स्वभाव के विश्लेषण के अतिरिक्त जॉन लॉक ने भी अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स की तरह ही प्राकृतिक अवस्था का भी विश्लेषण किया था। लॉक की प्राकृतिक अवस्था केवल राज्य से पहले की अवस्था थी। यानी लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया था वह अवस्था केवल राज्य से पहले की अवस्था थी, समाज या सभ्यता से पहले की नहीं। यानी वह समाज या सभ्यता से पहले की प्राकृतिक अवस्था का विश्लेषण नहीं करता है। इस अवस्था में प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार मौजूद होते थे। यानी जॉन लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें प्राकृतिक कानून भी थे और प्राकृतिक अधिकार भी थे और यह मनुष्य की ऐसी अवस्था थी जहां सब समान थे और यह प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जहां सभी मनुष्यों को समान समझा जाता था। प्राकृतिक नियमों के अधीन जो उचित थे करने के लिए स्वतंत्र थे। यानी प्राकृतिक नियमों के अधीन जो भी उन्हें उचित लगता था
वह उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। यानी प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें कुछ प्राकृतिक नियम भी थे जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था। और इस प्राकृतिक नियमों में भी जो सबसे प्रमुख नियम यह था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरे से अपने प्रति आशा करते हो। यानी हमें दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हैं। इस प्रकार मनुष्य का प्राकृतिक जीवन शत्रुता, नीचता, बलात्कार अथवा आपसी नाश का जीवन ना होकर सुख, शांति, आपसी सहयोग और रक्षा का जीवन था। यानी जो जॉन लॉक थे उन्होंने जो मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का विश्लेषण किया था उनमें वह यह मानते थे कि मनुष्य का जो जीवन था वह शत्रुता, नीचता और बलात्कार व आपसी नाश का जीवन नहीं था, बल्कि वह सुख, शांति, आपसी सहयोग और एक दूसरे की रक्षा करने का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य जो था वह 3 अधिकारों का उपभोग करता था और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इन अधिकारों का सम्मान करने का विचार रखता था। यानी कि उसका मानना था कि वह जिन 3 अधिकारों का उपभोग कर रहा है दूसरे लोग भी इन 3 अधिकारों का उपभोग करें और दूसरे के इन 3 अधिकारों का सम्मान भी करें। इस अवस्था में मनुष्य 3 अधिकारों का सम्मान करता था और वह थे जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि इस अवस्था में मनुष्य जिन 3 अधिकारों का उपभोग और सम्मान करता था वह 3 अधिकार थे। पहला जीवन, दूसरा संपत्ति, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है तथा स्वतंत्र रहने का भी अधिकार है। इस प्रकार मनुष्य ऐसी अवस्था में रहता था जहाँ उसके पास अधिकार भी थे और इसके साथ साथ वह अपने कर्तव्यों का भी पालन करता था। यह अवस्था जो थी वह नैतिकता और सामाजिकता से पूर्ण थी। डनिंग ने भी कहा था कि लॉक द्वारा कल्पित प्राकृतिक अवस्था राज्य के पूर्व की थी, समाज से पूर्व की नहीं थी। यानी लॉक ने जिस सामाजिक या प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था वह राज्य से पहले की थी, ना कि समाज से पहले की। यह अवस्था परस्पर पार्श्विक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। यानी यह अवस्था जो थी यह आपस में संघर्ष करने की अवस्था नहीं थी, बल्कि इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। यानी इसमें शांति और विवेकता की अधिकता थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो लोग थे वह शांति, सदिच्छा और सहयोग की इस अवस्था को त्यागने के लिए तैयार हो गए। इस संबंध में लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था श्रेष्ठ थी, यानी वह उत्तम व्यवस्था थी, लेकिन इस अवस्था में भी लोगों को कुछ असुविधा अनुभव हुई, जिसके कारण लोगों ने इस अवस्था को त्याग करना ही उचित समझा। यानी समझौते के क्या कारण थे, यानी सामाजिक समझौते के ऐसे क्या कारण हुए जिससे लोगों को इस अवस्था को भी त्यागना पड़ा। जॉन लॉक का मानना था कि इस प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों को 3 प्रकार की असुविधा उत्पन्न हुई। यानी लोगों को 3 असुविधा उत्पन्न हुई,
जिनके कारण व्यक्ति ने इस अवस्था का त्याग करना उचित समझा, और इस कारण ही जो प्राकृतिक अवस्था थी, इस अवस्था का त्याग करना व्यक्ति ने उचित समझा। पहला कारण जो था वह था प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, यानी जो प्राकृतिक नियम थे वह स्पष्ट नहीं थे, और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था। यानी ना तो इन प्राकृतिक नियमों की व्याख्या स्पष्ट रूप से की जा सकती थी, और ना ही इनकी व्याख्या करने के लिए कोई निष्पक्ष न्यायाधीश था, और इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। यानी कि इन नियमों को मानने के लिए किसी भी प्रकार की शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। यानी व्यक्ति जो थे वह अपने विवेक से इन नियमों का पालन करते थे, यानी उन नियमों को लागू कराने के लिए कोई भी सत्ता नहीं थी, और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही राज्य के निर्माण का निश्चय किया गया। यानी ऐसी असुविधाएं प्राकृतिक अवस्था में होने के कारण ही राज्य की जो इच्छा थी वह लोगों में उत्पन्न हुई, और उन्होंने आपस में समझौता करके राज्य के निर्माण करने का निश्चय किया। फिर जॉन लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों ने कौन सा समझौता किया? हॉब्स ने अपने सिद्धांत के अनुसार राज्य के निर्माण के लिए केवल एक ही समझौता किया था। यानी उसका मानना था कि जो राज्य का निर्माण हुआ था वह केवल एक समझौते के फलस्वरूप हुआ था। लेकिन लॉक ने राज्य का निर्माण करने के लिए 2 समझौते किए गए। यानी लॉक का मानना था कि राज्य का जो निर्माण है उसको करने के लिए केवल एक नहीं बल्कि 2 समझौते किए गए, जिनमें पहला सामाजिक था और दूसरा राजनीतिक था। यानी जो पहला समझौता किया गया वह सामाजिक समझौता था, और जो दूसरा समझौता था वह था राजनीतिक समझौता। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। यानी जो पहला सामाजिक समझौता था उसके अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था का अंत किया गया, और उस प्राकृतिक व्यवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई, और इस सामाजिक अवस्था में प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता है। और इस समझौते के बाद एक समूह के रूप में व्यक्तियों द्वारा दूसरा समझौता किया गया। यानी जो दूसरा समझौता था वह एक समूह के रूप में व्यक्तियों द्वारा किया गया। यानी जो पहला समझौता था वह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना करने के लिए किया गया था, और जो दूसरा समझौता था वह एक समूह के रूप में किया गया था और व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसे हम राजनीतिक समझौता कहते हैं। इस समझौते द्वारा यानी राजनीतिक समझौते द्वारा पहले समझौते की शर्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सरकार की स्थापना की गई। यानी जो पहला समझौता हुआ था यानी सामाजिक समझौता हुआ था, उस समझौते की शर्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सरकार की स्थापना की गई। और यह समझौता एक प्रकार से शासक और शासितों के मध्य किया गया था, जिसमें समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया था। आप सभी को पता है कि समझौता 3 असुविधाओं के कारण हुआ था। पहला था प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, दूसरा इन प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था,
और इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। लेकिन राजनीतिक समझौते के अंतर्गत राजनीतिक समझौते के अंतर्गत जो समझौता हुआ था वह शासक और शासितों के मध्य हुआ था और इसमें समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे, यानी वह जो भी कानून बनाएगा वह कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होंगे और उसी के अनुसार होंगे। इस प्रकार शासक के द्वारा अपने प्रजाजनों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी गई। यानी शासक जो था उसने प्रजाजनों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी। इस प्रकार जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जो नवीन राज्य था उसका निर्माण हुआ और उस राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लॉक के समझौता सिद्धांत के अंतर्गत सरकार को स्वयं एक लक्ष्य नहीं वरन लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र माना गया। यानी लॉक ने जिस समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसके अंतर्गत उन्होंने सरकार को एक लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन माना था। और लक्ष्य क्या था? वह था शांति तथा व्यवस्था स्थापित करना। यानी उस सरकार का लक्ष्य क्या था? शांति तथा व्यवस्था को स्थापित करना और जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना। स्वयं लॉक के शब्दों में जनता द्वारा शासकों को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है। यानी जनता द्वारा शासकों को जो कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है वह सर्वोच्च अधिकार है, किंतु यह निरंकुश नहीं है। यानी अगर जनता ने शासक को कानून निर्माण का अधिकार दिया है तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह निरंकुश होकर इन अधिकारों का उपयोग करे, बल्कि इस पर भी अंकुश है। यानी यह निरंकुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हितार्थ ही होना चाहिए। यानी इन अधिकारों का जो प्रयोग शासक करता है वह जनता की भलाई के लिए करेगा और जिसके लिए यह प्रदान किया गया है। यानी यह जो कानून निर्माण का अधिकार उसे प्रदान किया गया है वह उसे जनता की भलाई करने के लिए प्रदान किया गया है। इस प्रकार लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके उसके स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूरा अधिकार है। यानी अगर कोई भी सरकार जनता के हितार्थ कार्य नहीं कर पाती है और वह इन कार्यों में असफल हो जाती है तो समाज का भी यह कर्तव्य है वह सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दे और उसके स्थान पर दूसरी सरकार को स्थापित करे। लॉक ने शासक को भी समझौते का एक पक्ष मानकर शासक के अधिकारों को सीमित कर दिया है। यानी लॉक ने शासक को भी समझौते का एक पक्ष माना था और उन्होंने शासक के अधिकारों को भी सीमित कर दिया था तथा सीमित संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष ग्रहण किया था और उन्होंने जिस राजतंत्र का समर्थन किया था वह एक संवैधानिक राजतंत्र था। इस प्रकार लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जिस सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था उसमें वह निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की सत्ता को स्वीकार करना न्याय संगत मानता था। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही। आज की क्लास में हमने जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।